अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुशनूद खालिद। पिछला लेक्चर जो स्टार्ट किया था एग्रीगेट प्लानिंग को उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है। बेसिकली हम प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्शन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। जब हमें डिमांड स्केड्यूल मिलता है ना कि यार ये डिमांड है, ये आपने फ्लोर पे ऑपरेशनलाइज करनी है। असल में एज अ ऑपरेशन मैनेजर मेरा क्या काम है? मेरा काम ये है, अगर मैं एक ऑपरेशन मैनेजर हूँ तो मुझे ये बोला जाएगा कि एक डिमांड स्केड्यूल दे दिया जाएगा जी, बारह महीने की ये डिमांड है, हमने फोरकास्ट कर ली है, ये पूरा करना है जी, ये खुशनूर साहब आपका काम है। अगर ये पूरी ना हुई तो आपसे पूछा जाएगा, और पूरा करना है ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट के ऊपर। ठीक है ना? अब मैं ये देखूंगा कि यार इसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट पे लाने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। क्या मैं चीज स्ट्रेटजी को फॉलो करूं, क्या मैं लेवल स्ट्रेटजी को फॉलो करूं, या मैं हाइब्रिड स्ट्रेटजी को फॉलो करूं, मैं आउटसोर्सिंग करूं, मैं पार्ट टाइम पे वर्कर बुला लूं, मैं जो है ओवर टाइम करवा लूं वर्कर से। किस तरीके से मैं टाइम पे प्रोडक्शन दे सकता हूं, और किस तरीके से मैं जो है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। तो यही जो है, ये सारी प्लानिंग जो है एग्रीगेट प्लानिंग कहलाती है। ठीक है ना? ये सारी स्ट्रेटजीज हम आगे चल के इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेवल और चीज की स्केड्यूलिंग। बेसिक स्केड्यूलिंग आप पढ़ लें, ऊपर आपको टॉपिक लिखा हुआ नजर आ रहा है, एग्रीगेट प्लानिंग बेसिक स्केड्यूलिंग। आज हम बेसिक स्केड्यूलिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। और आपके स्क्रीन पे आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। ठीक है जी? तो प्रॉब्लम के अंदर एक बात लिखी हुई है कि एक एडीबी कॉरपोरेशन है जो कि व्हीकल्स बनाती है ना, व्हीकल्स बनाती है। तीन टाइप के व्हीकल बनाती है, मॉडल ए, मॉडल बी और मॉडल सी। अच्छा, एक बात जो कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बताई थी कि एग्रीगेट प्लान जो है हमेशा प्रोडक्ट फैमिली का बनता है। अगर ये एक ही व्हीकल के तीन डिफरेंट मॉडल बना रहे हैं ना, तो ये एक प्रोडक्ट फैमिली कहलाएगी, और एग्रीगेट प्लान तीनों का मिलाकर बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। इनका अलग अलग मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनेगा, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब आगे ये बात लिखी हुई भी है, एग्रीगेट प्लान इज अ 12 month प्लान दैट कंबाइंस ऑल थ्री मॉडल टुगेदर इन द टोटली मंथली प्रोडक्शन। जो एग्रीगेट प्लान बनेगा वो 12 months का बनेगा, जो कि कंबाइन करेगा ऑल थ्री मॉडल्स को एक टोटली मल्टी प्रोडक्शन के अंदर। द प्लानिंग हॉरिजन 12 मंथ, जो प्लानिंग हॉरिजन है 12 मंथ्स का है, यानी कि एग्रीगेट प्लान ज्यादा टाइम पीरियड का होता है, 6 महीने का हो सकता है, साल का हो सकता है, 1.5 साल का, 2 साल का। एमपीएस उससे छोटा होता है, एमआरपी उससे छोटा होता है। ठीक है ना? डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। द एपीपी डिटरमाइन, एपीपी का मतलब एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान है। डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्क फोर्स विच इज कंसिडर्ड रिसोर्स। एपीपी के अंदर हमें डिटरमाइन क्या करना है कि वर्क फोर्स का साइज जो कि कंस्टिट्यूएंट रिसोर्स होती है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल के साथ साथ वर्क फोर्स की जरूरत होती है। अगर मटेरियल से फिनिश गुड बनानी है ना, तो खुद ब खुद तो नहीं बनेगी, उसके ऊपर हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो उसके अंदर ऑपरेशन जब तक हम नहीं करेंगे तो वो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो इस वजह से हमें वर्क फोर्स की जरूरत है, और वर्क फोर्स लिमिटेड होती है, हमारे पास अनलिमिटेड तो नहीं होती, लिहाजा वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे अब आपने ध्यान से सुननी है, द बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर द जनवरी इज 100 यूनिट। जनवरी जब स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें सब पड़ा हुआ है कि जब भी प्रोडक्शन पीरियड स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके स्टार्ट पे जो अवेलेबल इन्वेंट्री होती है उसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स दे रहा है, जिसमें से 30 यूनिट्स मॉडल ए के हैं, और जो है मॉडल बी के 30 यूनिट्स, और मॉडल ए मॉडल बी, यानी कि मॉडल ए और मॉडल बी के 30 यूनिट्स हैं, और 40 यूनिट मॉडल सी के हैं, यानी कि 30 यूनिट मॉडल ए के हो गए, 30 यूनिट मॉडल बी के हो गए, और 40 यूनिट मॉडल सी के हो गए। कुल मिला के 100 यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है जनवरी के अंदर। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आगे लिख रहा है, द फर्म डिजायर्स टू हैव द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 140 यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए जी, ये स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, एंड होगा दिसंबर के अंदर। ठीक है ना? तो दिसंबर का पीरियड जब एंड हो रहा होगा तो उस टाइम पे हमारे पास जो इन्वेंट्री होगी वो एंडिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है ना? तो एंडिंग इन्वेंट्री वो ये कह रहा है कि हमारे पास 140 यूनिट्स बचनी चाहिए।
ये डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कहलाता है। अब ये 100 यूनिट्स अभी ओपनिंग है, लेकिन डिजायर्ड एंडिंग कितनी होनी चाहिए 140, तो 100 से लेकर 140 के ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो अब हो ये रहा है कि एंडिंग जो हमारे पास इन्वेंट्री का लेवल है ना, जो सेफ्टी स्टॉक है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम 100 से 140 पे क्यों लेके जा रहे हैं, हम सेफ्टी स्टॉक बढ़ा रहे हैं। इसको हम ऑपरेशन सप्लाई चेन की लैंग्वेज में बफर स्टॉकिंग भी कहते हैं। तो बफर स्टॉकिंग यानी कि डिमांड से ज़्यादा हम स्टॉक अपने पास थोड़ा सा रखते हैं कि कभी एक्सेस डिमांड आ रही है तो उसको हम उठा के पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक्सेस स्टॉक इसमें बढ़ा रहे हैं अपने पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑन एवरेज 1 एटीवी रिक्वायर्ड 8 लेबर आवर टू प्रोड्यूस, ऑन एन एवरी 1 यूनिट ऑफ एटीवी रिक्वायर 8 लेबर आवर टू प्रोड्यूस, यानी कि एक लेबर अगर आपका लगातार 8 घंटे काम करता है तो एटीवी का 1 यूनिट बनता है। एंड वर्कर कंट्रीब्यूट 8 आवर 5 डेज एंड 4 वीक इन अ मंथ, और एक वर्कर कितना काम करता है, एक दिन में 8 घंटे, 5 दिन एक हफ्ते के अंदर, और 4 हफ्ते एक महीने के अंदर, ठीक है ना। एक वर्कर इतना काम करता है। द डिमांड फोरकास्ट फॉर रिक्वायर्ड मंथ इन गिवन बिलो, जो डिमांड फोरकास्ट दी हुई है, ये यहाँ पे दी हुई है, पीरियड है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और यहाँ पे मंथली आपको डिमांड दी हुई है हर पीरियड की, ठीक है ना। ये डिमांड है। अब ये एक एज ऑपरेशन मैनेजर मुझे इसके ऊपर इसकी डिमांड की मुझे स्केड्यूलिंग करनी है, प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड, ठीक है ना। और दो स्ट्रेटजीज के थ्रू करनी है, बाय चेज स्ट्रेटजी, बाय लेवल स्ट्रेटजी। अभी हम इसमें कॉस्टिंग नहीं करेंगे, कॉस्टिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इसमें स्केड्यूलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्केड्यूलिंग करना सीखेंगे किस तरीके से, चेज स्ट्रेटजी से और लेवल स्ट्रेटजी से। तो पहले बात करेंगे चेज स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है ना। तो चेज स्ट्रेटजी हमारे पास जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर होता ही है बेसिकली कि हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी डिमांड होती है, ठीक है ना। तो बस ये बात ध्यान में रखनी कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही डिमांड होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन है। अब बेसिकली एक वर्कर एक महीने में कितना काम कर रहा है, ठीक है ना। एक वर्कर जो है एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डेटा दिया हुआ था। 8 घंटे एक दिन में काम करता है, 5 दिन एक वीक में काम करता है, और 4 वीक एक महीने में काम करता है। 8 घंटे को मल्टीप्लाई किया 5 दिन, ठीक है ना, और 5 दिन को मल्टीप्लाई किया 4 वीक, ठीक है ना। तो टोटल आ गया 160 आवर्स, यानी कि आपका एक वर्कर एक महीने के अंदर आपको 160 घंटे देता है। सिर्फ 160 घंटे एक लेबर का रेगुलर लेबर टाइम है। रेगुलर लेबर टाइम का मतलब इसमें ओवर टाइम शामिल नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर ओवर टाइम नहीं होता। 8 घंटे रेगुलर लेबर टाइम होता है, ठीक है ना। तो 160 घंटे रेगुलर लेबर टाइम है एक वर्कर का, ठीक है ना, जो कि वो एक महीने के अंदर आपकी फैक्ट्री को, आपकी कंपनी को दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चीज है कि 160 आवर्स जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब ये है हमारे पास रोटेशन के सोल्यूशन हो गया हमारे पास चीज स्ट्रेटजी। अब ये तो डेटा था हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है ना। तो डिमांड थी 120 की, और हमारे पास जो ये प्रोडक्शन है। अच्छा जी, जरा सिचुएशन को समझने की जरूरत है कि हमने प्रोडक्शन कैसे निकाली। ये तो डेटा है, ठीक है ना। ये जो चीज है ये आपको डिमांड जो नजर आ रही है तो डेटा है, ठीक है ना। अब क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है चेज स्ट्रेटजी, तो हम प्रोडक्शन उतनी ही करेंगे जितनी डिमांड है, ठीक है ना। और एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर बोला था कि जनवरी के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरी बात उसने ये बोली थी कि जब दिसंबर का महीना एंड हो रहा हो तो आपके पास 140 यूनिट स्टॉक में बचने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी, ये भी एक हमें बात ध्यान में रखनी है स्केड्यूलिंग करते वक्त, ठीक है ना। अब जनवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है तो जरा बात याद रखनी है कि स्टॉक पे कितनी यूनिट अवेलेबल है, 100 यूनिट अवेलेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 100। अब जनवरी में डिमांड कितनी थी, 120। हमने प्रोडक्शन भी कितनी करनी है, जितनी डिमांड है, क्योंकि चीज स्ट्रेटजी है। तो जितनी डिमांड थी उतनी ही प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कितनी हो गई, 120 यूनिट, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन हम करेंगे 120 यूनिट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि एटीवी का एक यूनिट 8 घंटे के अंदर बनता है। 8 घंटे अगर एक लेबर काम करता रहे तो एटीवी का एक यूनिट बनता है। तो 120 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया, ठीक है नहीं। तो 120 इंटू 8 इज इक्वल टू 960, 960 आ गया मेरे पास
कि हमें 960 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे कितने यूनिट बनाने के लिए, 120 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना। अब पिछली स्लाइड के ऊपर हमने देखा कि एक वर्कर कितने घंटे काम करता है टोटल एक महीने में, 160 आवर्स, ठीक है ना। तो अब 160 आवर्स अगर वो काम करता है तो मैंने 960 को 160 से डिवाइड कर दिया, तो हमें 960 आवर्स एक दिन के अंदर 6 वर्कर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमें 6 वर्कर की जरूरत पड़ेगी 120 यूनिट्स की प्रोडक्शन जो है एक महीने में करने के लिए, ठीक है ना। अब हुआ ये कि एंडिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट ही रहेगी, क्योंकि 100 यूनिट पहले से पड़े हुए थे, 120 की मजीद डिमांड थी, 100 मजीद मजीद बना दिए, तो 100 यूनिट एज इट इज पड़े रहेंगे, ठीक है ना। सेकंड पीरियड में इसी तरीके से डिमांड थी 100, प्रोडक्शन भी हमने कितनी की 100, क्योंकि चीज स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। तो 100 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक यूनिट को बनने में 8 घंटे लगते हैं, तो 800 लेबर आवर आ गए, ठीक है ना। फिर 800 को डिवाइड किया 160 से, क्योंकि एक वर्कर 160 आवर्स प्रोवाइड करता है आपको, तो वर्कर की तादाद कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई, ठीक है जी। ये तो हो गई चीज स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से अब ये स्केड्यूल चलता रहेगा। तीसरे महीने में 300 यूनिट की डिमांड थी, प्रोडक्शन पे कितनी की 300 यूनिट, 300 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 2400 आ गया, 24 डिवाइड बाय 160 तो हमारे पास 15 आ गया, ठीक है जी। तो ये तो थी हमारे पास सिचुएशन, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, सेम इसी स्ट्रेटेजी चलते रहेंगे, एंडिंग इन्वेंटरी चेंज नहीं होगी। लेकिन उसने एक पाबंदी लगाई हुई है हमारे ऊपर, पाबंदी ये लगाई हुई है कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट है, लेकिन एंड के अंदर जाके 140 यूनिट बचनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब असूलन होता ये है कि जब हम चेज स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री चेंज नहीं होती है। एंडिंग इन्वेंट्री चेज स्ट्रेटेजी का असूल यही है कि एंडिंग इन्वेंट्री चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट उतनी ही प्रोडक्शन करेंगे, तो एंडिंग इन्वेंट्री का लेवल तो चेंज नहीं होगा। लेकिन वो हमसे खुद असूल तोड़वा रहा है, कहता है कि एंडिंग इन्वेंट्री का लेवल चेंज करना है, 100 से 140 पे लेकर जाना है, उसने हमें पाबंदी लगा दी। अगर उसने पाबंदी हम पे लगाई है तो हम क्या करेंगे, हम चेज स्ट्रेटेजी का रूल हमें कहीं ना कहीं पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कहाँ तोड़ेंगे, हम आखिरी पीरियड में आके तोड़ेंगे। अब आप ये देखें कि नवंबर तक जितनी ही डिमांड थी उतनी ही प्रोडक्शन हम कर रहे थे, ठीक है ना। लास्ट पीरियड में डिमांड थी 140, लेकिन प्रोडक्शन कितनी की हुई 180 की। अब इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ठीक है ना। बिहाइंड लॉजिक ये है कि हमारे पास इन्वेंट्री थी 100 यूनिट और करनी कितनी है 140, तो इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स बढ़ाने हैं, हमने 40 यूनिट एक्स्ट्रा हमने बढ़ाने हैं, 40 यूनिट की इन्वेंट्री हमने ऐड करनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 40 यूनिट ज्यादा बनाने पड़ेंगे आखिरी पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो आखिरी पीरियड के अंदर डिमांड कितनी थी 140, तो 140 लेकिन प्रोडक्शन कितने की 180 की। 180 के अंदर 140 यूनिट्स तो वो यूनिट्स है जिनकी ये डिमांड है, ठीक है ना। और 40 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, क्योंकि 40 यूनिट हमें इन्वेंट्री के अंदर क्या करने थे, ऐड करने थे, ठीक है ना। तो नवंबर के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी 100, अब अगले पीरियड के अंदर प्रोडक्शन कितनी हुई 180, जिसमें से बिकेंगे कितने 140, तो 40 बच जाएंगे, 40 जब 100 में ऐड होंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी 40 यूनिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 यूनिट्स की हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज टू 140 यूनिट ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट। हमने लास्ट पीरियड के अंदर 40 यूनिट्स की एक्सेस प्रोडक्शन की। अगर ऐसा होता ना कि वो ये कहता कि आपने 100 यूनिट्स की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, उसको कम करके 50 यूनिट पे लेकर जाना है, तो लास्ट पीरियड के अंदर हम 50 यूनिट की प्रोडक्शन कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी काम कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। ऐसे भी सोल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारे पास चेज स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी, चेज स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि स्केड्यूलिंग किस स्ट्रेटेजी के थ्रू करनी है, लेवल स्ट्रेटेजी के थ्रू करनी है। तो चले आए अब लेवल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। ये इसका ग्राफ है, ठीक है जी। ये हमारे पास डिमांड कर्व है, क्योंकि अगर हम डिमांड डेटा देखें तो पहले डिमांड कम थी, बीच में बढ़ रही है और आखिर में आके दोबारा कम हो रही है। तो ये हमारे पास एक सीजनल पैटर्न बन रहा है डिमांड का। प्रोडक्शन बिल्कुल जो है आपके पास इन्वेंट्री लेवल जो है ये हमारे पास बिल्कुल सेम है, और आखिर के जाके अंदर ये बढ़ा है, ये इन्वेंट्री कर्व है, ये चेज प्रोडक्शन एंड डिमांड है, ये जो है डिमांड और प्रोडक्शन एक साथ साथ चल रही है, क्योंकि चेज स्ट्रेटजी है जो है ना, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के साथ साथ चलेगी, ठीक है जी। व्हाट इज बैकलॉग,
बैकलॉग क्या होता है? लेवल स्ट्रेटेजी को पढ़ने से पहले बैकलॉग की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। बैकलॉग, scheduled customer order that have been received and processed but not yet shipped or fulfilled। अगर आपने के पास एक ऑर्डर आता है 700 यूनिट का, मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्डर आता है 700 यूनिट का, और आप 700 यूनिट नहीं डिलीवर कर पाते, आप डिलीवर कर पाते हैं 500, और आप उसको कहते हैं कि मैं तो 200 यूनिट जो कि रिमेनिंग है ये मैं अगले महीने शिफ्ट कर दूंगा। वो अगले महीने आपको 500 यूनिट का मजीद ऑर्डर दे देता है, ठीक है ना? अगले महीने 500 यूनिट का मजीद ऑर्डर आ गया, जरा बात को समझिएगा। अब 500 यूनिट तो एक्चुअल ऑर्डर है जो कि इस महीने का है, प्लस 200 यूनिट जो पिछले पीरियड के बाकी थे वो भी आपने ऐड करने होंगे, यानी कि इस महीने अब आपको कितनी डिलीवरी देनी है? 700 यूनिट की, जिसमें से 500 यूनिट इस मंथ की डिमांड थी और 200 यूनिट का बैकलॉग था, ठीक ना? तो बैकलॉग क्या होते हैं? जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जो कि आपने कैपेसिटी ना होने की वजह से या इन्वेंट्री ना होने की वजह से आप डिलीवर नहीं कर पाए, इसको हम क्या कहते हैं? बैकलॉग। ऐसे ऑर्डर जो कि रिसीव हो गए हैं लेकिन प्रोसेस भी हो गए हैं लेकिन अभी तक शिप नहीं हुए, अब जब तक वो शिप नहीं होंगे वो बैकलॉग कहलाएंगे, ठीक है ना? टाइम पीरियड तो निकल गया उसका, लेकिन बैकलॉग है होगा, ठीक है ना? अब एक सिचुएशन यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि चेस स्ट्रेटजी के अंदर जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्शन कर रहे थे, तो कभी भी बैकलॉग आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बैकलॉग आ सकता है, और अभी आएगा भी, आगे चल के देखेंगे अभी हम, ठीक है ना? बैकलॉग आ सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमने 12 मंथ की जो डिमांड हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने टोटल कर लिया। टोटल डिमांड ऑफ 12 मंथ जो कि क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, आप पीछे जाके डिमांड दे सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके आप डिमांड देखें, उसको ऐड करें तो वो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 5000, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की डिमांड थी, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 100 यूनिट्स, ठीक है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 100 यूनिट। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 140 यूनिट्स, यानी कि वो देर बोल रहा है कि टोटल डिमांड 5000 यूनिट्स है 12 महीनों की, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स है, और आखिर के अंदर बचनी कितनी चाहिए? 140 यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल प्रोडक्शन होगी 5040 यूनिट की, जिसमें से 5000 यूनिट तो वो हैं जो कि 12 महीनों की डिमांड है, 40 यूनिट जो कि एक्सेस प्रोडक्शन होगी जो कि हमें यहाँ पे इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए चाहिए। तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन हो गई 5040 यूनिट्स की, ठीक है ना? 5040 यूनिट्स की हमारे पास प्रोडक्शन हो गई, ठीक है ना? अब जरा रोटेशन है यहाँ पे समझने की जरूरत है। 5040 यूनिट की प्रोडक्शन दे दी है हमने कितने महीनों में? 12 महीनों में। तो लेवल प्रोडक्शन पर मंथ, तो हम 5040 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, 5040 को जब 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया लेवल प्रोडक्शन पर मंथ 420 यूनिट्स। 420 यूनिट्स आ गया, यानी कि हर महीने हमें लेवल प्रोडक्शन कितने की करनी है? 400 यूनिट की, ठीक है ना? हर महीने चाहे डिमांड कितनी भी हो, हम प्रोडक्शन कितनी देंगे? 420 यूनिट, चाहे डिमांड कितनी भी हो, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड लेवल प्रोडक्शन। अच्छा जी, अब 420 यूनिट की अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो इसके लिए हमें लेबर कितने चाहिए होंगे, उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक यूनिट बनने के अंदर 8 घंटे लगते थे, तो हमने 400 यूनिट को डिवाइड 420 यूनिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 3360 आवर्स आ गया कि इतने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे 420 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना? और एक वर्कर कितने आवर्स आपके लिए प्रोवाइड करता था एक महीने के अंदर? 160 आवर प्रोवाइड करता था। तो 3360 को 160 से डिवाइड कर दिया तो 21 वर्कर्स चाहिए होंगे आपको कितनी यूनिट बनाने के लिए? 420 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है जो कि हमें लेवल प्रोडक्शन के लिए करनी पड़ती है। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना? अब इसके अंदर एंडिंग इन्वेंट्री कभी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन सेम की हुई है तो एंडिंग इन्वेंट्री चेंज होगी, ठीक है ना? आपको एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर पीरियड की। तो एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं जी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस डिमांड। ओपनिंग इन्वेंट्री जो गिवन है, ठीक है ना? फिर आपने जो मजीद प्रोडक्शन की वो ऐड करेंगे, उसमें से जो डिमांड जो कि बिक गई उसके बाद जो है, मिसाल के तौर पर आपके पास 100 यूनिट पड़े हुए थे, आपने 100 यूनिट की मजीद प्रोडक्शन कर दी, तो कितने यूनिट हो गए? 200। 100 पड़े हुए थे, 100 मजीद बना लिए तो कितने अवेलेबल हो गए? 200। इसमें से डिमांड थी 50 यूनिट की, 50 बिक गए तो बचे कितने? 150। 150 विल बी एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना?
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस डिमांड इज इक्वल टू एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो हर पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी लेवल के अंदर, ठीक है ना। चलिए ये आ गया हमारे पास लेवल प्रोडक्शन स्केड्यूल, ठीक है ना। ये डिमांड गिवन है हमें, ठीक है ना। लेकिन हर पीरियड के अंदर प्रोडक्शन कितनी रखेंगे 420, क्योंकि लेवल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। हम चेस के अंदर क्या कर रहे थे, जितनी यहाँ पे डिमांड थी इतनी प्रोडक्शन रख लेते, लेकिन ये लेवल है तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन उतनी सेम रखेंगे लेवल के ऊपर जितनी हमने पीछे लॉट साइज हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। अब 420 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आवर्स कितने निकले 3360, और 3360 को जब 160 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने वर्कर की तादाद निकली 21 वर्कर्स की, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर पीरियड के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर अब जरा पहले पीरियड के अंदर देखें, पहले पीरियड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट थी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 100 यूनिट की एंडिंग ओपनिंग इन्वेंटरी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस प्रोडक्शन, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, ये वाला, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो 100 यूनिट जो कि ओपनिंग इन्वेंटरी थी जनवरी के अंदर, प्लस प्रोडक्शन कितनी की है हमने 420 की प्रोडक्शन की हमने, ठीक है ना, माइनस 120 जो कि क्या थी डिमांड थी। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस प्रोडक्शन माइनस डिमांड इज इक्वल टू एंडिंग इन्वेंटरी। तो पहले पीरियड के अंदर एंडिंग इन्वेंटरी कितनी बचेगी 400 यूनिट। अब ये जो 400 यूनिट है ये नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगी, ठीक है ना, बात को समझने की जरूरत है। अब ये नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी बन गई, तो अब फरवरी के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है 400, फरवरी के अंदर प्रोडक्शन कितनी की 420, फरवरी के अंदर डिमांड कितनी है -100, और एंडिंग इन्वेंटरी कितनी बची 720, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब ये 720 ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगी थर्ड पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो 720 ओपनिंग इन्वेंटरी हो गई, प्लस प्रोडक्शन कितनी की हमने इस पीरियड के अंदर 420, माइनस डिमांड कितनी है 300। तो इसी तरीके से अब ये 840 अप्रैल के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगी और ये स्केड्यूल ऐसे चलता रहेगा। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि इस तरीके से जब हम चलते जा रहे थे तो इन्वेंटरी का लेवल लो होते होते एक पीरियड ऐसा आया जिसके अंदर आपकी एंडिंग इन्वेंटरी जीरो हो गई। जीरो एंडिंग इन्वेंटरी का मतलब ये है कि आपके पास स्टॉक आउट सिचुएशन आ गई है, आपके पास इन्वेंटरी जीरो हो गई है, आपके पास इन्वेंटरी मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जीरो इन्वेंटरी हो गई यहाँ पे इस पे, क्योंकि पिछले इस पीरियड के लिए जुलाई की पीरियड के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी 340, प्लस आपने 440 की आपने प्रोडक्शन की, माइनस डिमांड कितनी थी 760, तो ये आ गया आंसर जीरो के बराबर। कोई इन्वेंटरी अवेलेबल है यहाँ पर अब नहीं है, ठीक है ना। अब जरा समझने की जरूरत ये है कि अगस्त के महीने के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी जाहिर सी बात है कितनी होगी जीरो, ठीक है ना। प्रोडक्शन कितनी होगी 420 और डिमांड कितनी होगी 640, जीरो ओपनिंग इन्वेंटरी थी प्लस प्रोडक्शन कितनी हुई 420 माइनस 640 आपकी डिमांड थी, आंसर कितना आया माइनस का 220। अब इन्वेंटरी का लेवल हो गया माइनस का 220, ठीक है ना। अब इन्वेंटरी हमारे पास है -220, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात याद रखनी है कि इन्वेंटरी का लेवल माइनस में आ रहा है। अब माइनस में एंडिंग इन्वेंटरी के लेवल का क्या मतलब होता है ये भी आगे चल के बताता हूँ, ठीक है ना। बहरहाल अब हम नेक्स्ट पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। सितंबर के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है -220 सितंबर के लिए, ठीक है ना। और सितंबर की प्रोडक्शन कितनी है 420, सितंबर की डिमांड कितनी है 580। तो इसी तरीके से निकल आएगा -220 ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस 420 की डिमांड और माइनस 580, 420 की प्रोडक्शन माइनस 580 की डिमांड, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंटरी कितनी आ गई माइनस का 380, ठीक है ना। इसी तरीके से माइनस का 380 अब ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगी अक्टूबर के लिए, प्लस प्रोडक्शन 420 माइनस 400 डिमांड, तो आंसर आएगा माइनस का 360, ठीक है जी। और इसी तरीके से माइनस 360 विल बी ओपनिंग इन्वेंटरी फॉर द नवंबर प्लस 420 डिमांड माइनस 200, आंसर आएगा माइनस का 140। अब इसी तरीके से लास्ट पीरियड के अंदर माइनस का 140 जो होगा ओपनिंग इन्वेंटरी होगी, प्लस 420 की प्रोडक्शन माइनस 140 की डिमांड, तो आंसर आएगा कितना 140। अब जरा आपको समझने की जरूरत है कि अब उसने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आपके पास एंडिंग इन्वेंटरी कितनी बचनी चाहिए 140 यूनिट, तो एंड में कितनी बच रही है भाई 140 यूनिट, क्योंकि आप 40 यूनिट को लेवल प्रोडक्शन के अंदर पहले ही एडजस्ट कर चुके थे, तो यहाँ पे खुद ब खुद 140 बचेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें एंडिंग इन्वेंटरी माइनस में आ रही है, ठीक है ना। जरा बात को समझने की जरूरत है
4 पीरियड ऐसे हैं जिसमें एंडिंग इन्वेंटरी माइनस में आ रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब ये माइनस में आने का मतलब क्या है? माइनस में आने का मतलब जो सीधी सी बात ये है कि इन चारों महीनों में आपका क्या आ रहा है? बैकलॉग आ रहा है, ठीक है ना? यानी कि अगस्त में महीने में -220 की इन्वेंटरी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक भी यूनिट मौजूद नहीं है और प्लस 220 यूनिट आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि अभी तक आपने डिलीवर नहीं किए, ठीक है ना? और इसी तरीके से सितंबर के अंदर -380 की इन्वेंटरी का मतलब ये है कि आपने 380 की इन्वेंटरी है, 380 के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं आपके पास जो कि अभी तक आपने डिलीवर नहीं किए। फिर अगले महीने में 360 के पेंडिंग ऑर्डर हैं, फिर अगले महीने में 140 के पेंडिंग ऑर्डर हैं और लास्ट पीरियड के अंदर 140 यूनिट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है 140 यूनिट आपकी एंडिंग इन्वेंटरी है। एंडिंग इन्वेंटरी अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है उतने यूनिट फिजिकल स्टॉक में मौजूद हैं। एंडिंग इन्वेंटरी अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब है उतने यूनिट्स का बैकलॉग मौजूद है, ठीक है ना? ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? तो अभी आगे मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो एक इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें। चलिए ये है, अच्छा जी ये है, गिव द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्लान, यूज द ये स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजी। ये आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, ठीक है ना? और आप इसको सॉल्व करें और नीचे कमेंट में मुझे आंसर बताएं कि जी आपका आंसर क्या आ रहा है। जरा बात का ख्याल करना है कि इसके अंदर कहीं पे भी लेबर आवर का जिक्र नहीं हो रहा, उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि आपके पास फर्म ओपनिंग इन्वेंट्री 500 यूनिट है और फर्म डिजायर कर रही है 200 यूनिट। अब यहाँ से इन्वेंट्री का लेवल कम करना है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें इन्वेंट्री का लेवल बढ़ा रहा था, इसके अंदर उसने क्या करने का बोला है? कम करने का बोला है। एक वर्कर एक महीने के अंदर 50 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे आवर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 50 यूनिट के जरिए से हम डायरेक्ट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? बैकलॉग भी आएगा इसके अंदर और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई चेन के अंदर, क्योंकि अगर प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगी ना, ये प्रोडक्शन स्केड्यूल आपका प्रॉपर नहीं होगा, तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन, आगे वेयर हाउसिंग, आगे लॉजिस्टिक्स टोटली आपके डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई चेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट प्लानिंग, ठीक है? एग्रीगेट प्लानिंग नहीं होगी तो ना तो प्रोडक्शन स्केड्यूल सही बनेगा, ना एमआरपी सही बनेगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे, आप मेरे साथ टच में रहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना? मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी के एडवांस टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।